हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा नया टॉपिक है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो दो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुए हैं, इंडो एंड चाइना, तो इनके बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो इंडो चाइना बेसिकली एक साउथ ईस्ट एशियन एरिया है। मीन्स ऐसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को कहा जाता है जिनमें इंडियंस और चाइनीज़ रूलर्स का इन्फ्लुएंस रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे कि वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है। ये ऐसे कुछ एरियाज़ रहे हैं जहाँ पे इंडियंस और चाइनीज़ रूलर्स का इन्फ्लुएंस रहा है। जैसे कि कंबोडिया में आपने सुना होगा अंकोर वाट के मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बड़े मंदिर हैं। और यहाँ पे जो त्रिपुरा के जो बर्मन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनका जो वहाँ पे इम्पैक्ट रहा है। इस तरह से बाकी के जो कंट्रीज़ है वहाँ पे भी चाइनीज़ और इंडियन रूलर्स का इम्पैक्ट रहा है। इसी वजह से ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है जैसे लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, इनको इंडो चाइनीज़ रीजन भी कहा जाता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। तो इस चैप्टर में हम वियतनाम के बारे में स्टडी करेंगे। एक ऐसी कंट्री रही है जो कि कॉलोनियल रूल के अंडर रहा है फ्रांस की। तो इसके साथ साथ वहाँ पे किस तरह से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट डेवलप हुए अगेंस्ट द फ्रांस, और किस तरह से वहाँ पे जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ कलर था उसने इंस्पायर किया वहाँ के लोगों को ताकि वो जो कॉलोनियल डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकें। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना। तो जैसे मैंने पीछे ही आपको बता दिया कि वियतनाम एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे चाइनीज़ रूलर्स की डोमिनेशन थी, चाइनीज़ कल्चर था, और वहाँ का जो सेटअप था वो सारा जो सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, वो जो कल्चर था वो चाइनीज़ था। इसके साथ साथ वियतनाम जो था वो मैरीटाइम सिल्क रूट से भी जुड़ा हुआ था, जहाँ से लोग जो थे अक्सर आसानी से जो है सिल्क का व्यापार किया करते थे। और इसी तरह से जो वियतनाम था जो वो बाकी के जो कंट्रीज थे उसके साथ मैरीन टाइम सिल्क रूट के साथ जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस। फ्रांस पीपल्स के द्वारा जैसे ही फ्रांस के जो फ्रेंच कंट्री थी उन्होंने कब्जा किया वियतनाम के ऊपर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। मीन्स एक कल्चरल डिफरेंस भी वहाँ पे मौजूद था। एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ कल्चर था और एक यूरोपियन जो मॉडर्नाइजेशन थी, मीन्स जो एक ऐसा कल्चर था जिसके बीच में अक्सर क्लैश होती रहती थी। तो किस तरह से उसने वियतनामीज लोगों के बीच में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को डेवलप किया, और जो किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग आई और किस तरह से सोसाइटी ने जो कॉलोनियल डोमिनेशन की उसको अपोज किया, इसके बारे में नेक्स्ट में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच ऑक्यूपेशन की। तो 1858 में फ्रेंच जो कंट्री थे, जो फ्रेंच रूलर्स थे, उन्होंने वियतनाम के ऊपर कब्जा किया और फर्स्ट फ्रैंको चाइनीज़ वार की शुरुआत हुई, जिसमें टोंकिन और अनाम ये एक ऐसे एरिया हैं जो कि वियतनाम के हैं। 1887 में फ्रेंच आर्मीज़ के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिए गए थे, और उसके कुछ देर बाद अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करते हुए उन्होंने बहुत सारे जो एरियाज़ थे उनको के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, और वहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे करने के लिए करना शुरू कर दिया। तो इसी के ऊपर ही एक फेमस लाइन पोइट था नोगेन डिन च्यू, उसने इसके बारे में वहाँ की जो कंडीशन थी उसके बारे में बयान करते लिखा है, आई वुड रैदर फेस इटर्नल डार्कनेस। मीन्स कि वह ऐसे अंधकार में चला जाना जाता है देन सी द फेसेस ऑफ ट्रेटर्स। मीन्स कि वो धोखेबाजों से के रहने की बजाय किसी गहरे अंधकार में चले जाना जाता है। मीन्स नेक्स्ट लाइन है कि वो किसी भी आदमी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता है, बजाय कि वहाँ पे कोई आदमी ना हो। I would rather see nothing than witness the dismembering of the countries in decline. Means मैं कुछ नहीं देना चाहता
बजाय कि इसके मेरे सामने मेरा देश टूटता हुआ मुझे दिखाई दे। मीन्स मैं ये नहीं देखना चाहता कि मेरा देश जो है इसी तरह से बिखर जाए। तो इस तरह से उसने वहाँ की जो प्रेजेंट कंडीशंस थी, जो फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के टाइम के ऊपर, उसको बयान किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज नेसेसरी। तो फ्रेंच क्यों चाहते थे कि कॉलोनीज जो है नेसेसरी। जैसे कि आप जानते ही, कॉलोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक वीक कंट्री के ऊपर जो है उनके कब्जा कर लिया जाता है, और उसकी जो वीक पॉलिटिकल कंडीशन का फ़ायदा उठाकर जो है जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो उसका जो रिसोर्सेज होते हैं उसका इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए करती है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही जो वेस्टर्न नेशंस रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी कॉलोनियल कंट्रीज़ रही हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जैसे ब्रिटिश है, इटालियन है, स्पेन है। तो ऐसे ही एक कंट्री थी फ्रांस, जिसने एक एडवांस यूरोपियन कंट्रीज़ का जो मिशन था वो एक्वायर्ड किया था, ताकि वो एशियन लोगों के बीच में अपनी जो सिविलाइजेशन है उसको आगे ला सकें और वहाँ के जो बैकवर्ड लोग हैं उनको सिविलाइज कर सकें। तो ये इनका एक मिशन था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, फ्रेंच ने सबसे पहला काम किया, वहाँ पे जो मेकोंग रिवर थी वियतनाम में, जो कि एक मेन रिवर है, वहाँ पे बहुत सारी कैनाल्स बनाई ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर कल्टीवेशन की जा सके, और बहुत सारा जो इरिगेशन सिस्टम था उसको डेवलप किया गया, कैनाल्स बनाई गई, बहुत सारे ऐसे लैंड रिफॉर्म्स किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर किया जा सके। और इसके लिए उन्होंने फोर्स लेबर का इस्तेमाल किया, राइस कल्टीवेशन को बढ़ाया ताकि उसको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाकर बेचा जा सके। उनके टाइम के दौरान 2,74,000 हेक्टेयर ज़मीन जो को 1873 से बढ़ा 1873 में 1.1 मिलियन कर दिया गया, मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया। उसके बाद 1900 में 2.2 मिलियन इन 1930 में। इसके साथ साथ वियतनाम का जो 2/3 पार्ट था वो राइस प्रोडक्शन के लिए जाने लगा। 1931 में वियतनाम राइस प्रोडक्शन में थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया था। तो इसके बाद वहाँ पे बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो एम्बिशन थी, जो प्रोजेक्ट्स थे, उनको स्टार्ट किया गया ताकि वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की वो की जा सके व्यापार के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारे जो मिलिट्री टुकड़ियाँ हैं वहाँ से उनको ले जाया जा सके ताकि वो पूरे कंट्रोल रीजन को कंट्रोल कर सकें। इसके साथ साथ एक कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया, ट्रांस इंडो चाइना रेलवे नेटवर्क को डेवलप किया गया ताकि इसके जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको साउदर्न पार्ट के साथ जोड़ा जा सके और वियतनाम जो है वो चाइनीज़ रीजन के साथ जुड़ सके। फाइनल लिंक जो था यूनान से चाइना कंप्लीट हुआ 1910 में। सेकंड लाइन जो थी वो बिल्ट हुई थी वियतनाम टू सियाम। सियाम एक पुराना नाम है थाईलैंड का, तो वियतनाम को सियाम से जोड़ा गया बाय द कंबोडियन कैपिटल ऑफ प्नोम पेन, जो कि कंबोडियन कैपिटल थी प्नोम पेन, तो वहाँ से इसका जो नेटवर्क था उसको जोड़ा गया। 1920 में हाई लेवल्स ऑफ प्रॉफिट को इंश्योर करने के लिए बिजनेस और फ्रेंच जो बिजनेस इंटरेस्ट थे उन्हें गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर डेवलप करे ताकि इसको और ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर ले जाया जा सके। तो मेरे इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।